आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि अगर हम लोग कंडक्टर में देखें तो कंडक्टर में होता क्या है या मेटल्स में होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे वहीं से स्टार्ट करता हूं कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात को ध्यान से समझना कि मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन एक बात बताइए कि मेटल्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? वो डिपेंड करता है कि अगर वो कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब रखे हैं। तो मैं अगर बात करूं पहले केस में, इन दी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है, मतलब क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो है रैंडम मोशन में रहते हैं। किसके अंदर में? कंडक्टर में। इनका कोई पाथ नहीं होता, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो एक टीचर की तरह है। जब भी क्लास में, आप लोग खुद जानते हैं स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा, जब क्लास खाली रहती है, यानी कि खाली रहती है इन द सेंस स्टूडेंट्स हैं बट टीचर नहीं है, खाली लेक्चर या वो जो फ्री पीरियड रहता है उसमें क्या होता है, कियोस ज्यादा रहता है, बच्चे बदमाशी करते रहते हैं क्योंकि वहां पे कोई देखने वाला नहीं है, वो कोई गाइड करने वाला नहीं है, फुल मस्ती करते हैं, कोई चौक मार रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। ये क्यों है? क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, जब कंडक्टर को बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो रैंडम मोशन में रहते हैं, उनका कोई पाथ नहीं रहता, वो कैसे भी जिग जैग पाथ फॉलो करते हुए इधर उधर टकराते रहते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो गाइडेड फॉर्म में आ जाते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। पहले अपन बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, उस केस में मैं मान सकता हूं ऑन एन एवरेज, मैं ये मान लेता हूं ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं ऑन एन एवरेज। क्लियर है? मैं मान लेता हूं कि लेट u1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये u1 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिख लो इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली u2 इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सम डायरेक्शन। इस तरीके से मेरे को थोड़ी पता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैं मान लेता हूं इस तरीके से un इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो un के केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी of nth electron moving in some direction। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो एवरेज थर्मल, इसको थर्मल वेलोसिटी बोलना चाहिए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी नथिंग बट u, एंड दिस u इज नथिंग बट u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n। बट अगर हमको पता है कि आधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में और आधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में है, तो पूरी वेलोसिटीज आपस में क्या कर लेंगी, कैंसल आउट कर लेंगी। मतलब मैं मान लेता हूं अगर u1 एक डायरेक्शन में था तो जस्ट उसके अपोजिट में दूसरा u होगा, फिर तीसरा u होगा, फिर चौथा u होगा, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करने के बाद हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0। मतलब ये एक लाइन में ऐसा बोला जा रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट रहता है तो रैंडम मोशन में रहते हैं, और उस रैंडम मोशन में जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी आती है, किसकी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, वो 0 रहती है। या इसको और तरीके से बताया जाए, मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से, किसी एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन ने यहां से स्टार्ट किया, इधर गया, 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 टकरा के आने के बाद वापस से आ गया उसी पोजीशन पे। क्लियर है? वो घर बोलते नहीं
आखिर में घर को ही लौट के आया। तो यहाँ पे देखिए सेम पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वो घूम फिर के वहीं पे आया। अब मैं बात करता हूं जब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तब क्या होगा। अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करता हूं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा फोर्स। तो व्हेन E is applied, each electron will experience a force which is given by, अब हमको पता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन भाई, क्या रिलेशन है, फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ई। बट यहाँ पे Q क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस ई। नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फोर्स कितना लगा इसमें, इलेक्ट्रॉन में माइनस ई। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में माइनस ई का फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स लगने के कारण एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या है हमारा, माइनस ई अपॉन एम हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पोसेस करेगा। कब, जब इसको हम लोग क्या किए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। अब मैं आगे की बात करता हूं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखे तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लग गया। ठीक है, ये एक्सेलरेट करने लग गया तो मैं मान लेता हूं हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम τ1। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मेरे को अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर पता है, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन पता है, तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। क्लियर है, तो u1 प्लस a τ1 होता है, ये मेरे को अच्छे से पता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर v2 की बात करूं, इट विल बी नथिंग बट u2 प्लस a τ2। सिमिलरली अगर nth इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो वो कितनी होगी, un प्लस a τn। अब मेरे को वही बात करना है कि एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके डेफिनेशन में हम और अच्छे से आएंगे। इसी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल दिस वेलोसिटी, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n। क्लियर है, तो v1 की जगह मैं डाल दूंगा u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस अप टू un प्लस a τn होल अपॉन n। अगर मैं इसमें u1 वाले टर्म को अलग कर दूं, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n प्लस 8 को बाहर निकाल दूं, τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn होल अपॉन n। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने ऐसा किया। यहां से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं, ये देखते हैं। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से निकाला जाता है। पहले क्या, ये बताइए कि ये वाली जो वेलोसिटी है, दिस इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी u प्लस a, ये τ1 प्लस τ2 अप टू τn अपॉन n, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय τ। ये u हम लोग को पता था, ये 0 था। कहां से, जो हम लोग वहां पे निकाले थे कि इनिशियल वेलोसिटी का सम, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 प्लस a इंटू τ। और एक्सेलरेशन भी हम लोग को निकाला था वहां पे, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी को हम लोग vd से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd। क्लियर है, तो vd विल बी नथिंग बट a की जगह में हम लोगों ने निकाला था माइनस ई अपॉन m इंटू τ।
दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, यही जो फॉर्मूला है जो हमको डिराइव करना था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम, दिस विल गिव यू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ रहे हो, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द एवरेज फाइनल वेलोसिटी of an electron moving in the opposite direction of applied electric field। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अगर इसके बाद साथ में हम लोग एक और टर्म जो देखे थे वो था रिलैक्सेशन टाइम। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव या द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। अब सक्सेसिव कॉलिजन्स का मतलब मेरी की बात समझने की कोशिश करना। टू सक्सेसिव कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक बार कोलाइड किया, या तो वो कंडक्टर के सरफेस से हो सकता है या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से तक। अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के सरफेस से मूव करते हुए, जैसे ही वो क्या किया कि जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, वो एक्सेलरेट हुआ, तो वो दौड़ना स्टार्ट किया, जाके टकरा गया। एक बार टकराया, फिर से क्या हुआ, एक्सेलरेट होने की कोशिश करेगा, दूसरी बार टकराएगा, होगा कि नहीं। पहले एक बार टकराया, फिर खड़ा हुआ, फिर दूसरी बार जब दौड़ा तो टकराया। तो एक बार टकराने से दूसरे बार टकराने के बीच के जो टाइम इंटरवल को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं लिख देता हूं द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्लियर है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में यहां पे था, वो यहां से मूव करना स्टार्ट किया, इस तरीके से मूव किया, ऐसा ऐसा मूव करते करते फाइनली यहां पे आया। ठीक है, मतलब ये हुआ क्या कि इतना मूव करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कि इस जगह में आके फाइनल जगह में आके रुक गया, वो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल थी। तो मतलब इतना से इतना वो क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट is due to the drift velocity in the presence of electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था तब क्या था, ये दोनों पॉइंट इनिशियली मिल जाते थे। तो ऐसा करते करते वो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लेते हुए एक पॉइंट से कंडक्टर के दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है घिसट घिसट कर आगे बढ़ना। इतना टकराएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, इतना टकराएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते 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 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में, मतलब इसको अगर ओवरऑल समझा जाए बेसिक वे में, तो ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया, बहुत सारा, थोड़ा सा मूव किया, और टकराया बहुत सारा, थोड़ा सा मूव किया, टकराया बहुत सारा, थोड़ा सा मूव किया। तो थोड़ा 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 करके जो मूव कर रहा है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ घसीट घसीट के पहुंचता है। इसी वेलोसिटी को बोला जाता है, जिस वेलोसिटी से वो पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और दो बार टकराने के बीच के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर कैसे करंट फ्लो होता है, एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करता हूं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना कंडक्टर को रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल टकरा टकरा के वापस से अपनी जगह में आ जाएगा। घर का वे भी मतलब क्या बोलते नहीं कि घूम फिर के घर को आना। तो अल्टीमेटली वो घर पे आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, यानी कि करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब भी क्या होता है कि उसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इवन दो टकरा रहा है, पर हर एक केस में छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते जा रहा है, और छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले लेके आगे बढ़ेगा। वो कंडक्टर से एक एंड से दूसरे एंड पहुंचेगा। इस तरीके से एक्चुअल में हमको दिखता कैसे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बट ऐसा नहीं, उसके पीछे बहुत लंबी थ्योरी है। और ये थ्योरी है कि टकरा टकरा के घसीट घसीट के वो कहां पहुंच रहा है, आगे पहुंच रहा है। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इनसाइड ए conductor by this drift velocity minus e tau upon m, because that electron will experiences a force
and that force is nothing but minus EE, and will accelerate due to that force, and that acceleration is minus EE upon m, and it will move with a drift velocity which is nothing but minus EE upon m into tau. Okay, thank you.